सीटेट के पेपर 2 में हम सबको ये पता है कि टोटल बेसिकली 4 सेक्शंस होते हैं जिसको आपको अटेम्प्ट करना होता है। 4 सेक्शन क्या होते हैं, कहने के लिए तो वैसे 5 सेक्शन है, लेकिन होता क्या है इसमें से कोई एक ही तो आप अटेम्प्ट करोगे, या तो आप मैथमेटिक्स एंड साइंस वाले होगे या फिर सोशल स्टडीज एंड सोशल साइंस वाले होगे। तो यहां जो सीटेट का पेपर 2 है ना, पेपर 2 में जो सोशल साइंस सोशल स्टडीज वाला जो टोटल 60 एमसीक्यू है, 60 क्वेश्चन है, इसको बेसिकली मैं आप लोगों को सॉल्व करवाऊंगा। तो सीटेट का पेपर 2026 में ऑलमोस्ट 7 फरवरी को हुआ था, 8 फरवरी को हुआ था, फिर किसी कारणवश 1 मार्च को भी पेपर हुआ था। तो बेसिकली जो पेपर मैं आपको सॉल्व करा रहा हूं वो ये सीटेट का पेपर है जो आपके स्क्रीन पर मेंशन्ड है। कोई बच्चा कंफ्यूज नहीं होगा। मान लो तुमको पेपर का पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, कमेंट सेक्शन में जाओ, वहां आपको पेपर का जो है पीडीएफ वगैरह सब कुछ देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, आप इसमें देख सकते हैं सबसे शुरुआत में आपको सीडीपी का क्वेश्चन वगैरह देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, उसी तरह फिर हम स्क्रॉल करके क्वेश्चन नंबर 30 पर आएंगे, क्वेश्चन नंबर 31 पर अराउंड आएंगे तो हमको सोशल स्टडी सोशल साइंस का सेक्शन देखने के लिए मिल जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 31 इंडिगो क्रॉप प्लांटेशन के रिगार्डिंग है। ये मैंने आपको इसलिए समझा दिया है क्योंकि पूरे पेपर को आसान तरीके से पढ़ने और समझने के लिए डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ चीजों को मैंने यहाँ ऐड कर दिया है। जब मैं चीजों को एक्सप्लेन करूंगा, सिंस क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन 60 काफी नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, तो सबके साथ मैंने डिस्क्रिप्शन भी अटैच कर रखा है। किसी को किसी क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन पढ़ना होगा तो आप वीडियो पॉज करके एक्सप्लेनेशन भी पढ़ सकते हैं। एंड हाँ, शॉर्ट में मैं आपको एक्सप्लेन करता रहूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ऑन द इंपैक्ट ऑफ इंडिगो क्रॉप ऑन पेजेंट्स लाइफ। खेतीहरों के जीवन पर नील की खेती के प्रभाव में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, आपको पता होगा कि ब्रिटिश एरा के समय ब्रिटिशर्स काफी ज्यादा फार्मर्स को, किसानों को पुश करते थे इस बात के लिए कि नील की खेती करिए। नील की खेती इसलिए करिए क्योंकि यूरोप में जो है, इंग्लैंड वगैरह साइड में जो उनका टेक्सटाइल इंडस्ट्री था, जो कपड़े का उनका उद्योग था, उसमें नील का डिमांड बहुत ज्यादा रहता था। तो कहीं ना कहीं इंडियन फार्मर्स को भी वो बहुत ज्यादा प्रेशराइज करते थे, नील की खेती करो। उससे होता क्या था, फार्मर्स इसलिए नहीं करना चाहते थे क्योंकि मिट्टी वगैरह खराब हो जाती थी, उसकी जो फर्टिलिटी है, उपज है, वो खराब हो जाता था। और कहीं ना कहीं भारत में जो फार्मिंग है वो सब्सिस्टेंस को लेकर ज्यादा है, मतलब कहने को लेकर है, फार्मिंग इसलिए होती थी कि सर्वाइवल के लिए, अपने खाने पीने जीने भर का ही खेती लोगों के पास रहता था। इस नजरिए से लोग खेती नहीं करते थे कि एक्सपोर्ट करना है, बेचना है, व्यवसाय के तौर पर इससे पैसा कमाना है। तो कैश क्रॉप का जो काम था कहीं ना कहीं भारतीय किसान कम करते थे। तो ये एक पृष्ठभूमि है जो पता होना चाहिए। उसके बाद हम क्वेश्चन को रीड करेंगे तो हम ज्यादा जल्दी कंक्लूजन पर पहुंचेंगे। तो पहला ऑप्शन है, when the indigo crop was delivered to the planter after the harvest, a new loan was given to the रियॉट। जब फसल काटने के बाद नील की फसल बोने वाले को दी गई तब रैयत को एक नया कर्ज दिया गया। रैयत, रियॉट का मतलब क्या होता है, बेसिकली किसान के बारे में बात हो रहा है। तो ये बात बिल्कुल सही है। द प्राइस दैट द पेजेंट गॉट फॉर द इंडिगो दे हैड प्रोड्यूस्ड वाज वेरी लो। किसान जो भी नील की खेती वगैरह करते थे उसके लिए जो उनको पैसा मिलता था वो बहुत कम था। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अंग्रेज क्या करते थे कि यहां से जो भी नील की खेती हो जाती थी तो उसको यूरोप में ले जाके बेचते थे, तो मल्टीपल टाइम प्रॉफिट कमाते थे और यहाँ किसान को बहुत कम मिलता था। फिर ऑप्शन नंबर 3 कह रहा था, प्लांटर्स इंसिस्टेड ऑन द बेस्ट सॉइल्स फॉर इंडिगो। खेतिहरों ने नील की खेती के लिए उत्तम मृदाओं की मांग की। नहीं भाई, एक बार सोचो, अगर तुम ही कहीं खेत में खेती कर रहे हो तो तुमको नील उगाने के लिए, एक तो तुम्हारी इच्छा नहीं है, एक तो तुम नील उगाना नहीं चाह रहे हो और तुम्हारी इच्छा नहीं है, तुमसे कहा जा रहा है तो तुमको ऐसा डिमांड करोगे क्या नील उगाने के लिए हमको नहीं, सबसे अच्छी मिट्टी चाहिए नील उगाने के लिए। भाई ये तुम्हारा डिमांड नहीं होगा, ये तो यूरोपियंस का डिमांड होगा ना, अंग्रेजों का डिमांड होगा ना कि आप ऐसी जगह से नील की खेती करोगे जो बहुत ही उत्कृष्ट गुणवत्तापूर्ण मिट्टी हो। अब इससे होगा कि वहां तुम नील की खेती कर दोगे, वहां की मिट्टी खराब हो जाएगी। तो प्लांटर्स नहीं, नॉट प्लांटर्स, यूरोपियंस डिमांडेड कि हाँ बेस्ट सॉइल से होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी तो गलत है। इंडिगो डिड नॉट हैव डीप रूट्स एंड एग्जॉस्टेड द सॉइल। बिल्कुल सही बात है, मिट्टी को एकदम कहीं ना तो कहीं उसकी जो उपजाऊ शक्ति है वो खराब कर देता था। तो ऑप्शन नंबर ए, बी, डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। किसी को एक्सप्लेनेशन पढ़ना होगा तो वो वीडियो पॉज करके पढ़ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिएशन ऑफ आंध्र प्रदेश एज अ स्टेट 1956, गलत है। क्रिएशन ऑफ आंध्र प्रदेश एज अ स्टेट कब हुआ था, 1953 में हुआ था। गूगल पर जरूर से आप रीड कर लीजिएगा रिगार्डिंग पुट्टी रामालू, उसी मूवमेंट के समय आंध्र प्रदेश स्टेट क्रिएट किया गया था, एंड जरूर से रीड कर लीजिएगा पुट्टी रामालू के रिगार्डिंग। फिर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन सबमिटेड देयर फर्स्ट रिपोर्ट इन 1956, बी का होगा ऑप्शन नंबर 1। गुजरात केम इनटू एग्जिस्टेंस एज अ स्टेट इन 1960। गुजरात किससे अलग हुआ था, महाराष्ट्र से अलग होता है। महाराष्ट्र और गुजरात पहले एक ही में था, ठीक है। फिर हरियाणा, आपको पता होना चाहिए, हरियाणा पंजाब ये एक ही स्टेट में था। ये ऑलमोस्ट 1960 के अराउंड 1966 के अराउंड हरियाणा अलग हुआ था। तो यहां पर हम देख पा रहे हैं हरियाणा 1966, गुजरात 1960, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन 1956, आंध्र प्रदेश 1953। बुद्ध ने वजीवासियों से कहा कि वो तब तक उन्नति करते रहेंगे जब तक, पॉइंट नंबर 1,
दे हेल्ड फ्रीक्वेंट पब्लिक असेंबलीज, बिल्कुल सही बात है। दे मेट एंड एक्टेड टुगेदर, बिल्कुल सही बात है। दे फॉलोड एस्टैब्लिश्ड रूल्स, जो भी स्थापित नियमों का पालन करते रहेंगे, बेसिकली उसके रिगार्डिंग बात हो रही है। वजी वुमेन वर नॉट हेल्ड बाय फोर्स और कैप्चर्ड, बिल्कुल सही बात है। ए बी सी डी, ऑप्शन नंबर 2 सभी ऑप्शन उसके सही हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस इन विच स्टेट्स वर एनेक्स्ड अंडर द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के रिगार्डिंग एक बात हमेशा याद रख लीजिए। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पहले तो क्या होता है ये समझ लो। अंग्रेजों ने एक ऐसा नियम बनाया कि जो भी छोटे मोटे रजवाड़े बचे हुए हैं या जो भी राजा महाराजा उस समय रह गए थे, जिनका खुद का ओरिजिनल मतलब खुद जो उनसे पैदा हुआ उनका बच्चा नहीं होगा, उनसे पैदा हुआ उनका उससे उनका बेटा बेटी नहीं रहेगा, और कोई भी एडॉप्टेड सन है, तो वो जो है जो अपने फादर का जो स्टेट है, जो अपने फादर का या जो अपने पेरेंट्स का जो कह लीजिए अंपायर, उसको इनहेरिट नहीं कर सकता, वो उसका अगला वारिस नहीं होगा। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स बेसिकली ये है। तो कहा जा रहा है कि इस नाम पर सबसे पहले उन्होंने कौन सा एरिया एनेक्स किया, ये आपको ऐसे भी याद रहना चाहिए कि सबसे पहले है सतारा है 1848, फिर संबलपुर है, एंड सबसे लास्ट में है झांसी 1954। झांसी पर एक कंगना रनौत की मूवी भी आई थी, प्लीज कमेंट करके बताइएगा कंगना रनौत की कौन सी मूवी आई थी। तो देखो ये 3 डेट्स आपको याद रहेंगे ना, तो बाकी का सारा आप मैच कर लोगे, सिंपल सा है। सतारा 1848, 1849 संबलपुर, 1854 झांसी, आप देखोगे ऑप्शंस को इजीली मैच कर पाओगे। ऑप्शन नंबर 1 is the right answer. Which of the following was a tax in the form of forced labor during the reign of Cholas? वेती। अब देखो कुछ लोग ऐसा हो सकता है कि सर हम लोग इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करें। देखो यार एग्जाम में ना जहां पर 60 क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है सोशल साइंस के ना, 4 से 5 क्वेश्चन जरूर पेपर में ऐसा होगा जो डायरेक्ट एकदम पिन पॉइंटेड फैक्चुअल क्वेश्चन होता है। वो तुमको आता है तो आता है, नहीं आता है तो आगे बढ़िए। तो सर कैसे पढ़ लें कि इसको भी अटेम्प्ट कर पाए, इसका कोई उपाय नहीं है। होगा क्या, मान लो तुम पूरा हिस्ट्री एकदम डीप में घुस के पढ़ लिए, तुमने जिंदगी भर यूजी पीजी सब कुछ हिस्ट्री से कर रखा है, उसके बाद भी कोई एक ऐसा क्वेश्चन एंशिएंट से घुस के पूछ दे जो आपको ना याद हो, जो आपने नहीं पढ़ रखा है, तो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी होता है कि सारा पढ़ने के बाद भी हो सकता है कि आप ना अटेम्प्ट कर पाओ, क्योंकि इसके पहले के जितने भी हमने क्वेश्चंस किए हैं कहीं ना तो कहीं लॉजिकल कंक्लूजन्स हैं, बहुत ज्यादा एकदम फिक्स्ड पिन पॉइंटेड नहीं है। जैसे कोई बच्चा हिस्ट्री पढ़ रहा है तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के बारे में जरूर पढ़ रखा होगा, इंडिगो प्लांटेशन के बारे में जरूर पढ़ रखा होगा, ठीक है, बुद्ध वगैरह के बारे में जरूर पढ़ रखा होगा। लेकिन अब तुमको सडनली कुछ चोल के टैक्स के रिगार्डिंग पूछ दिया तो पता है तो पता है, तो है नहीं पता है तो नहीं पता आपको। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप फटाक से देखिए, पता है तो मार्क करिए, नहीं तो टाइम बचाइए और आगे बढ़िए। और सीटेट के पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगा जब नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो श्योरली जो भी आपको अच्छा लगे अक्कड़ बक्कड़ खेलकर उसमें से उसको जरूर कोई एक टिक कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग द 19th century क्रिश्चियन मिशनरीज बिगेन सेटिंग अप स्कूल्स फॉर ट्राइबल ग्रुप्स एंड लोअर कास्ट चिल्ड्रन। बिल्कुल सही बात है, आज भी आपको देखने के लिए मिलेगा तमाम क्रिश्चियन मिशनरीज हैं वो इंडिया में स्कूल्स ओपन करते हैं। जो भी ट्राइबल पीपल है उनको जो बेसिक सोशल सिक्योरिटी, बेसिक जो फूड, एक तरह का जॉब वगैरह भी जो हो सकता है अपने संस्थाओं में प्रोवाइड करने की, वो लोग पूरी कोशिश करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 तो बिल्कुल सही है। एट द सेम टाइम द पुअर बिगेन लिविंग देयर विलेजेस टू लुक फॉर जॉब्स दैट वर ओपनिंग अप इन द सिटीज। अब तुम ये मत सोचो कि अच्छा सर सिटी माने तो सिटी तो आज ही एग्जिस्ट करता, तब क्या सिटी नहीं था क्या? तब भी शहर हुआ करते थे। उस समय के गांव के हिसाब से जो लोग थोड़ा बाहर जाके कहीं जॉब वॉब कर रहे होते थे, इंडस्ट्री वगैरह में काम कर रहे होते थे, तो उनके लिए वो शहर हुआ करता था। ये नहीं कि आज के शहर की तरह कि सर मॉडर्न रोड्स, इंटरनेट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, नहीं, उस समय का शहर दूसरे के तरह का शहर था। तो उस समय जो गरीब वगैरह थे वो गांव वगैरह छोड़ के शहरों में जा रहे थे जॉब करने के लिए, क्योंकि ज्यादा बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज देखने के लिए मिल रहा था इंडस्ट्रीज वगैरह में। बिल्कुल सही बात है, बोथ ए एंड बी आर ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन ग्राम कुलडियावा, ब्लैक ग्राम चिरण, फ्रेगमेंटेड एनिमल बोन, डॉग, ये क्या है? ये आपको हड़प्पन पीरियड के जो भी साइट्स वगैरह हैं, जो भी जहां से कुछ कुछ चीजें मिली थी वो आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो डी का 4 बुर्जेहोम तो सही है। ठीक है, फिर उसके बाद आपसे बोल रहा है कुल्डी हवा। कुल्डी हवा से हमें क्या मिला था? जो भूसी होता है ना, भूसी क्या, जो चावल होती है, जो धान होता है बेसिकली, उसमें से जो भूसी निकलता है वो हमको यूपी के कुल्डी हवा से मिला था। ठीक है, तो वो चीज में मैच करने के लिए कह रहा है। तो ये बेसिकली हड़प्पन साइट्स आपको देखने के लिए मिल रहा है। जैसा कि मैंने बताया कुल्डी हवा, एविडेंस ऑफ राइस कल्टीवेशन हमको देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, ग्रीन ग्राम पायमपल्ली, ठीक है, कुल्डी हवा से ब्लैक ग्राम हमें देखने के लिए मिल रहा है, एंड चिरण से फ्रेगमेंटेड एनिमल बोन्स हमको देखने के लिए मिल रहा है, बुर्जहोम कश्मीर से एविडेंस ऑफ डॉग, जैसा कि मैंने बोला। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। एंड हाँ, डी का 4 आपको ये पता होना चाहिए, डॉग बुर्जहोम से मिला था, ये थोड़ा सा इसमें इंपॉर्टेंट है। और कुल्डी हवा से राइस कल्टीवेशन के एविडेंस हमको मिलते हैं
ये भी आपको पता होना चाहिए। और फ्रेगमेंटेड एनिमल बोन्स जो है चिरण बिहार से मिलते हैं, ये भी आपको फैक्चुअल डेटा के तौर पर पता रहना चाहिए। फ्यूचर में और भी ऐसे हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं जहां एंशिएंट का टॉपिक आपसे पूछ ले। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि परमहंस मंडली was founded in 1840 to work for the abolition of which of the following issues? कास्ट सिस्टम के एबॉलिशन के लिए था। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। कास्ट सिस्टम के एबॉलिशन के रिगार्डिंग था परमहंस मंडली। द अहोम्स माइग्रेटेड टू द ब्रह्मपुत्र वैली इन द 13th century फ्रॉम द प्रेजेंट डे। पहले तो अहोम जो ट्राइब वगैरह प्रेजेंट में कहां एग्जिस्ट करता है ये आपको पता होना चाहिए। असम के रिगार्डिंग आपको देखने के लिए मिलेगा, असम मेघालय वगैरह के आसपास आपको अहोम ट्राइब देखने के लिए मिल जाएगा। गारो खासी भी उधर देखने के लिए मिल जाएंगे, अहोम सबको असम में देखने के लिए मिल जाएगा। तो बोला जा रहा है कि जो प्रेजेंट डे में ब्रह्मपुत्र वैली में जो अहोम्स रहते हैं वो कहां से आए हैं? म्यांमार से आए हैं, बांग्लादेश से आए, नेपाल से आए, भूटान से आए? नहीं यार, नेपाल भूटान से बांग्लादेश से तो नहीं आए हैं, और बांग्लादेश तो अभी भारत से बाद में ही अलग हुआ है। एक लॉजिकल कंक्लूजन पर भी आप पहुंचिए, ठीक है। मतलब 1971 के अराउंड जो है पहले पाकिस्तान था बांग्लादेश, तो मतलब कहने का मतलब ये तो इंडिया का हिस्सा था। तो ये जब एंशिएंट होकर रिगार्डिंग पूछ रहा है तो अहोम म्यांमार से आए हैं बेसिकली आपको देखने के लिए मिलेगा, जो कि इंडिया का एक नेबरिंग कंट्री है। नेक्स्ट क्या है? अर्लीस्ट किंगडम्स को मैच करना है, बहुत सिंपल है। 16 महाजनपदों का मैच आपको कराना है। ये आप लूसेंट जीके वगैरह का अगर बुक रखे होंगे तो 16 महाजनपदों का पिंक रंग का पूरा उसमें टेबल दे रखा होगा। 16 महाजनपदों में जो भी इंपॉर्टेंट मेजर महाजनपद थे वो और उनके कैपिटल्स के रिगार्डिंग आपको पता होना चाहिए। तो मगध का कैपिटल क्या है, वांजी का क्या है, अवंती का क्या है, गांधार का क्या है, जैसे गांधार का ताकसिला है, ठीक है। मगध का जो है राजगिरी है। तो इस तरह से आपको कैपिटल्स पता होनी चाहिए और अकॉर्डिंगली आप ऑप्शंस को मैच करेंगे। मगध का राजगिरी है, वाजी का वैशाली, अवंती का उज्जैन, गांधार का ताकसिला हमें देखने के लिए मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। थोड़ा कुछ देख लीजिए कि जो 16 महाजनपद उस समय हुआ करते थे बेसिकली ये किस तरह के थे। 16 महाजनपदों के रिगार्डिंग ये बात आपको पता होना चाहिए कि जब साम्राज्यों का निर्माण हो रहा था तो 16 महाजनपद ही सबसे पहले जो डायनेस्टिकल फॉर्मेशंस हुए थे वो हमको देखने के लिए मिल रहा है। मैं कहना क्या चाह रहा हूं, देखो ऐसा तो है नहीं कि इंसान पैदा हुआ और पहले दिन से ही राजा महाराजा साम्राज्य ये सब बन गया। इंसान जब पैदा हुआ तो शुरुआती दिनों में ट्राइब, इधर उधर लोग घूम रहे हैं, पैस्चर नोमैड्स, ये सब दुनिया भर की चीजें कर रहे हैं। धीरे धीरे इंसान समूह में रहने लगा। जब समूह में रहने लगा तो उसको फिर सुरक्षा की आवश्यकता हुई। सुरक्षा की आवश्यकता हुई तो धीरे धीरे जो है स्टेट साम्राज्यों का निर्माण शुरू हो गया। समझ रहे हो, सुरक्षा की आवश्यकता पड़ी, लोग एक समूह में रहने लगे, वो समूह बड़ा होने लगा, तो धीरे धीरे साम्राज्य बनने लगे, छोटे छोटे साम्राज्य बनने लगे। तो जो पहली बार हमको एविडेंस मिलता है, तथ्य मिलता है कि साम्राज्यों का निर्माण कब से शुरू हुआ, तो वो 16 महाजनपद के ही रिगार्डिंग है जो पहली बार हमको एविडेंस मिलता है। और कहां से मिलता है? जैन टेक्स्ट, बुद्धिस्ट टेक्स्ट, ठीक है, भगवती सूत, अंगुत्र निकाय, ठीक है, उनसे हमको ये स्रोत प्राप्त होता है कि 16 महाजनपद ऐसा एग्जिस्ट करते थे। तो हम लोग इस तरह से मानते हैं। 16 अलग अलग महाजनपद आपको देखने के लिए मिल जाएगा। गांधार आपको देखने के लिए मिल जाएगा, अवंती, मत्स्य, छेदी, ठीक है। उसी तरह मगध, यहाँ अंग का कैपिटल चंपा, ठीक है, काशी, कुरु, ठीक है। इनफैक्ट महाभारत वगैरह में भी आप कुरु सम्राट धृतराष्ट्र कुछ इस तरह से चीजें सुने होंगे, और इंद्रप्रस्थ वगैरह महाभारत में आपने सुना होगा। तो देखो कि ये वर्ड्स भी आपको वहीं से सिमिलर देखने के लिए मिल जाएंगे 16 महाजनपद के रिगार्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम द फॉलोइंग हाउ मेनी पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड एज मेंशन्ड इन द पल्लव इंस्क्रिप्शन, ठीक है। सभा, असेंबली ऑफ ब्राह्मण लैंड ओनर्स, ठीक है। उर, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मर्चेंट्स, नगरम, विलेज असेंबली, ठीक है। तीनों में कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर 1 सभा, असेंबली ऑफ ब्राह्मण लैंड ओनर्स, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट क्या है? उर, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मर्चेंट्स, नहीं, मर्चेंट्स नहीं है, जो नॉन ब्राह्मण पीजेंट्स वगैरह थे बेसिकली उनके सभा को कहते थे। नगरम क्या है? ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मर्चेंट्स है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, क्योंकि ओनली 1 इज द करेक्ट ऑप्शन। यहां पर डिटेल में एक्सप्लेनेशन दिया हुआ। नगरम जैसे मैंने बताया कि ऑर्गेनाइजेशन जो मर्चेंट्स का जो हुआ करता था उनकी असेंबली, उसको हम कहते हैं। Who said we must indeed become Nawabs ourselves? रॉबर्ट क्लाइव। ऑप्शन नंबर डी, रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव कौन है? बंगाल का पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव। 1965 के रिगार्डिंग बात हो रही है। एंड फर्स्ट बैटल ऑफ प्लासी हुआ था 1957 में। सॉरी, फर्स्ट बैटल ऑफ प्लासी हुआ था 1757 में। फर्स्ट बैटल ऑफ प्लासी हुआ था 1757 में।
तो 1757 में जब पहली बार बंगाल में जो है ब्रिटिशर्स और इंडियंस के बीच में लड़ाई हुई तो ब्रिटिशर्स जीत गए। रॉबर्ट क्लाइव भी उसमें जनरल था। ब्रिटिशर्स को ये बात एहसास हुआ कि अच्छा ठीक है, वो इंडियन रूलर्स को हरा सकते हैं, यहां पर भी यूरोप से आकर यहां पर अपना आर्मी में बना के इंडियन रूलर्स को हरा सकते हैं। लेकिन फिर भी कुछ कंफ्यूजन इसलिए रह गया था क्योंकि प्लासी में क्या हुआ था ना, नवाब के अच्छे खासे जो क्लोज एलाई थे वो सब काफी जो है उसके साथ गद्दारी कर दिए। तो गद्दारी कर दिए इसलिए ब्रिटिशर्स जीत गए। तो अभी भी थोड़ा सा कंफ्यूजन था कि ब्रिटिशर्स एक्चुअली जीते हैं या कुछ लोग गद्दारी कर दिए इसलिए जीते हैं। तो 1764 में आप देखोगे जब बैटल ऑफ बक्सर हो जाता है तो ये बड़ा क्लियर हो जाता है कि बंगाल के अगले जो नवाब होंगे, अगले जो हेड होने वाले हैं वो ब्रिटिशर्स होंगे। और ब्रिटिशर्स को उस समय कौन लीड कर रहा था? रॉबर्ट क्लाइव लीड कर रहा था। इनफैक्ट रॉबर्ट क्लाइव के बारे में भी कहा जाता है अ हेवन बॉर्न जनरल। बहुत ज्यादा जो है कह लो कि प्लान्ड वे में उसका एग्जीक्यूशन जो था, जो उसकी वॉर स्किल्स वगैरह थे, तो रॉबर्ट क्लाइव के बारे में हम लोग ये कहते हैं। इसी ने डुअल गवर्नमेंट इन बंगाल भी शुरू किया था, रॉबर्ट क्लाइव। Which one of the following is not true for the Indian National Congress during the colonial period? निम्नलिखित में तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए औपनिवेशिक काल में कौन सा सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 1 क्या कहता है? इट डिमांडेड अ ग्रेटर वॉइस फॉर इंडियंस इन द गवर्नमेंट एंड इन द एडमिनिस्ट्रेशन। ये तो करता था, ये तो ट्रू है भाई। इट वांटेड लेजिस्लेटिव काउंसिल टू बी मोर रिप्रेजेंटेटिव। ये बात तो सही है, करता था कांग्रेस ये सब डिमांड। इट डिमांडेड सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन बी हेल्ड इन लंदन नॉट इन इंडिया। नहीं, इंडियन नेशनल कांग्रेस तो डिमांड करता था कि इंडिया में एग्जाम हो, लंदन में एग्जाम होने से इंडियंस के लिए फेयर प्ले नहीं हो पाता था, बहुत दिक्कत होता था। इन द फर्स्ट 20 years it was moderate in its objectives and methods। बिल्कुल सही बात है। क्या कह रहा है? Which of the following is not true for the Indian National Congress during the colonial period? तो ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इज नॉट ट्रू, क्योंकि बाकी का 3 ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Which of the following is true regarding widow remarriage law in colonial period? A law permitting widow marriage was passed in 1858। पहले तो ऑप्शन क्या दे रखा है उस पर तो बाद में आना। देखो यार, समाज के बारे में एक बात आपको पता होना चाहिए, ऐसा नहीं होता है कि कठोर कानून बना देने से ना क्राइम कम हो जाए। ठीक है, जैसे अक्सर कहीं पर कोई रेप का इंसिडेंट हो जाता है, बहुत अनफॉर्चुनेट कुछ इस तरह का वाक्य हो जाता है, तो लोग डिमांड करने लगते हैं हैंग द रेपिस्ट और फलाना ठिकाना। देखो, बहुत कठोर पनिशमेंट है ना, ऐसा नहीं होता है कि समाज सुधर जाएगा और लोग उसको करेंगे नहीं। क्योंकि देखो, बहुत कठोर पनिशमेंट से ज्यादा जरूरी ये है कि पनिशमेंट कम भी रहे, एग्जीक्यूशन जल्दी रहे। जैसे मान लो जैसे इमेजिन करो रोड पर कोई ट्रैफिक ओवरशूट कर दिया, सिग्नल कोई क्रॉस कर दिया, सिर्फ तुम उसको 2 दिन थाने में बंद कर दो, जिंदगी में वो कभी नहीं ओवरशूट करेगा। लेकिन बात यह है कि उसको गिल्टी प्रूव करके बंद कौन करेगा 2 दिन जेल में उसको? ठीक है, प्रश्न ये है, किसी ने कहीं कोई क्राइम किया है, रोड रेज कर दिया, एक्सीडेंट कर दिया, तुम उसको मत दो जिंदगी भर की सजा, तुम साल भर ही उसको जेल में रख दो, 2 साल ही उसको जेल में रख दो। मतलब तुम देखोगे कि ज्यादा समाज में इंपैक्टफुल चेंज आ रहा है। बहुत कठोर कानून से चीजें बदल जाए ऐसा नहीं है। इस बात को स्पष्ट करने के लिए भी मैं आपसे कहूं, भारत का संविधान ये बात कहता है, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, आर्टिकल 15। फिर कहता है अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, आर्टिकल 17। क्या समाज में अगर बहुत शहरी क्षेत्रों को छोड़ दिया जाए, जो लोग भी थोड़ा गांव देहात से जुड़े होंगे उनको पता है कि आज भी समाज में छुआछूत एग्जिस्ट करता है। तो संविधान में तो लिखा हुआ है, आर्टिकल में बकायदे मेंशन है, तो क्यों नहीं डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो जा रहा है? क्या कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं ऑन बेसिस ऑफ सेक्स, प्लेस, रिलीजन और प्लेस ऑफ बर्थ? क्या कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है? लिखा तो हुआ है, संविधान में लिखा हुआ है। क्या कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है? सोच के देखिए। तो सिर्फ कानून बना देने से लोग उसको मानने लगेंगे, फॉलो करने लगेंगे, ऐसा नहीं है। और रिलीजन के केस में भी यही बात लागू होता है। अगर विडो रीमैरिज लागू कर दिया जाएगा कि हाँ विधवा आपस में मतलब आपस में विधवा शादी कर सकती है, तो इससे क्या हो जाएगा? समाज जो है, तमाम जो विधवाएं हैं जो उस समय हुआ करती थी, अब तो फिर भी समाज मैच्योर हो गया है। अब तो अर्ली फेज में अगर किसी के साथ, किसी भी लड़की के साथ ऐसा होता है तो लोग रीमैरिज करा देते हैं बहुत इजीली, मतलब हो जा रहा है। समस्याएं हैं लेकिन हो जा रहा है। अब सोचो उस जमाने में अगर अंग्रेजों ने कह दिया कि हाँ रीमैरिज कर सकते हैं, वापस शादी हो जाएगा, किसी का हस्बैंड की डेथ हो गई है, तो अंग्रेजों ने कानूनी रूप से अलाउ कर दिया, तो क्या लोग जो है कर लेते थे? समाज क्या इस बात को मान लेता था? सोच के देखिए, क्या समाज मान लेगा? नहीं मानेगा। तो कानून के रिगार्डिंग ये बात आपको पता रहना चाहिए। कानून में कोई चीज लिख दिया गया है, इससे बस होता क्या है, कल को कोई कोर्ट जाएगा और कानूनी प्रोटेक्शन मांगेगा तो वो उसको मिल जाएगा, उसका मैरिज लीगली सर्टिफाइड रहेगा। जैसे मान लो उस समय होता क्या था, किसी ने कहीं शादी कर ली
तो अब उसके जो वहां लीगल राइट थे, उसके हस्बैंड मर गया, अब उसने दूसरी जगह शादी कर ली, तो उसका जो लीगल जो उसको कानूनी अधिकार मिलना चाहिए दूसरे जगह शादी करने पर भी, उसकी शादी बिल्कुल मान्य रहेगी और उसको सभी कानूनी रूप से जो कानूनी अधिकार मिलने चाहिए मिलेंगे। तो ये सब जो है लॉस के रिगार्डिंग आपको ध्यान रखना चाहिए, मतलब ये कुछ समाज के रिगार्डिंग आपको समझ होना चाहिए बेसिकली। फिर क्या कह रहा है, फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट द विडो रीमैरिज एक्ट इन कॉलोनियल पीरियड, अ लॉ परमिटिंग विडो रीमैरिज वाज पास्ड इन 1858। सही है। द नंबर ऑफ विडोज हु रीमैरिड इंक्रीज्ड, जो विडोज थी जिनका रीमैरिज होने लगा काफी इंक्रीज हो गया। गलत। कुछ समाज में इतने लोग मैच्योर नहीं है, आज अभी लोग कर लें तो बहुत मतलब गनीमत है। मेनी कंजर्वेटिव ग्रुप्स कंटिन्यू टू अपोज द न्यू लॉ, बिल्कुल सही बात है। लोग सती प्रथा तक का विरोध करते थे, सती प्रथा गलत प्रथा थी, लेकिन करने वाले उसका भी जो विरोध करते थे कि नहीं नहीं अंग्रेज कैसे सती बैन कर सकते हैं। तो यहां भी जो कंजर्वेटिव ग्रुप थे विडो रीमैरिज को एकदम बैन करने की बात कर, मतलब कह रहे थे कि गलत है, नहीं विडो रीमैरिज कैसे आप अलाउ कर सकते हैं। Those who remarried were not easily accepted in a society, अगर किसी ने कर भी लिया रीमैरिज तो उसको समाज में एक्सेप्ट नहीं किया जाता था। ये बिल्कुल सही बात है भाई, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो ये तो सही है, नहीं ऑप्शन नंबर बी तो गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी तो गलत है। और लॉ परमिटिंग वीडियो रीमैरिज एक्ट वाज पास्ड इन 1858, ये भी गलत है, ये मैंने गलती से सही बोल दिया, ये 1856 होना चाहिए आई गेस। बाकी का सी एंड डी सही है, तो ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा, सी एंड डी सही है। ठीक है, ओह वाह सही बताया मैंने। हिंदू वीडियो रीमैरिज एक्ट वाज पास्ड इन 1856 नॉट 1858, ये 1856 होगा, तो ऑप्शन नंबर सी एंड डी इज द राइट आंसर। और हाँ, जो बात मैं बोल रहा हूं, इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आप ऑप्शंस को देखकर ज्यादा जल्दी भी कंक्लूजन पर पहुंच सकते हैं कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। ट्रॉपिकल डेसिडुअस ट्रीज शेड देयर लीव्स इन द ड्राई सीजन, बिल्कुल सही बात है। क्यों करते हैं? Trees adapt according to climate conditions and set their leaves to conserve water in dry season. सही बात है, both A and R is true and R is the correct explanation of A. Option number 4 is the right answer. यहां पर एक बात समझिए, सिंपल सा लॉजिक है यार। बहुत से एरिया में पौधे अपने आप को पत्तों को सिकोड़ लेते हैं, बहुत जगह प्लेन रहता है, बहुत जगह पत्ते बहुत ग्लासी से रहते हैं। डिपेंडिंग ऑन एनवायरमेंट, जैसा वेदर होता है चेंज होता रहता है, वो अडाप्ट करते रहते हैं। ठीक है, व्हाट डू वी कॉल द streams of water flowing constantly on the ocean surface in a definite direction? करंट कहते हैं, ओशन करंट कहते हैं हम लोग। जो स्ट्रीम ऑफ वाटर आपको देखने के लिए मिलता है ओशन के सरफेस पर ऐसे ऐसे जो फ्लो हो रहा होता है, ठीक है, उसको हम ओशन करंट कहते हैं भाई। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। ओशन करंट्स आर स्ट्रीम्स ऑफ वाटर दैट फ्लो कॉन्स्टेंटली ऑन द ओशन सरफेस इन डेफिनेट डायरेक्शन। अब यहां पर आप देख लो वार्म करंट क्या होते हैं। वार्म देखो, एक तो सबसे पहले शॉर्ट में समझ लीजिए, देखो ये है ग्लोब, बीच में है इक्वेटर, ठीक है, बीच में है इक्वेटर। तो जो भी ऐसे विंड हैं जो इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाते हैं उनको हम वार्म करंट कहते हैं, और जो भी ऐसे करंट हैं जो पोल्स से इक्वेटर की तरफ जाते हैं उन्हें हम कोल्ड करंट कहते हैं। कहने का मतलब जो भी इक्वेटर से पोल्स की तरफ हवाएं जाती हैं उनको हम वार्म करंट कर रहे हैं। सॉरी, जो भी जो भी पोल्स, जो भी इक्वेटर से पोल्स की तरफ जा रहे हैं उनको हम वार्म करंट कहते हैं, जो भी पोल से इक्वेटर की तरफ जा रहे हैं उन्हें हम कोल्ड करंट कहते हैं। व्हाट कॉजेज द फॉर्मेशन ऑफ मशरूम रॉक? इरोजन। इरोजन, मशरूम रॉक फॉर्मेशन इरोजन होता है। कैसे? आप राजस्थान वगैरह साइड में जाओगे, जो अरावलीज की पहाड़ियां हैं, हवा जो चलता है ना वो पहाड़ों को काटते रहता है, तो पहाड़ देखोगे नीचे से कई बार कट जाता है, ऊपर चौड़ा रहता है, तो थोड़ा सा मशरूम जैसा शेप ले लेता है, तो वो इरोजन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर 2 इरोजन इज द राइट आंसर, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हो। कुछ इस तरह के रॉक्स आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। नीचे देखो कि घिस के पतला होते जा रहा है, चौड़ा होते जा रहा है, कुछ कुछ एरिया में तो इतना हो जाता है कि ऊपर एकदम मशरूम जैसा हो जाता है और नीचे और बहुत पतला हो जाता है, तो ये आपको देखने के लिए मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वनों का प्रकार और पाए जाने वाले वृक्ष, टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट और ट्री फाउंड। देखना है कि कौन कौन सा पेयर ऐसा है जो करेक्टली मैच्ड है, जो सही तरीके से मैच्ड है, दोनों आपस में सही है। मैंग्रोव फॉरेस्ट सुंदरी बिल्कुल सही है, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट रोजवुड बिल्कुल सही है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट महोगैनी बिल्कुल सही है, थॉर्नी बुशेस मतलब कटीले पेड़ वृक्ष के बारे में बात हो रहा है, बबूल का, कुछ हद तक कैक्टस टाइप का भी कह सकते हो। तो देवदार ऐसा पेड़ नहीं है, देवदार नहीं है, ये गलत है। तो टोटल कितने ऑप्शन इसमें से सही मैच्ड है? टोटल 3 मैच्ड है, ओनली 3 ऐसे हैं जो सही मैच्ड है। ये ऑप्शन सी थॉर्नी बुशेस देवदार गलत है। ये फॉरेस्ट वाले क्वेश्चंस को किस तरह से अटेम्प्ट करें, देखिए सबसे पहले आपने स्क्रीन पर देखिए, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, मैनग्रूव फॉरेस्ट, थॉर्न एंड स्क्रब फॉरेस्ट। अब बहुत सारे बच्चे ऐसा होता है उनको फॉरेस्ट के रिगार्डिंग जानकारी नहीं होता, उनको लगता है कि जंगल का मतलब ऐसा हुआ कोई एक ऐसा एरिया होगा जहां पर खूब पेड़ लगा हुआ है
बड़े बड़े पेड़ निकले हुए मैंने जंगल हो गया। देखो यार ऐसा नहीं है, मतलब ये भी एक तरह का जंगल ही है, तुमको बड़े बड़े पेड़ नहीं दिख रहे हैं ना, ये भी एक तरह का जंगल ही है। तो दुनिया में बहुत सारे ऐसे एरिया हैं, जैसे मान लो कोई डेल्टा रीजन है जहां पर बहुत नदियां आके समुद्र में मिल रही हैं, मट्टी वहां पर बहुत उपजाऊ है, तो वहां पर एकदम अलग तरह का फॉरेस्ट देखने के लिए मिलता है, एकदम अलग तरह का ग्रासलैंड देखने के लिए मिलता है। वो ग्रास इस तरह का नहीं होता जैसे हमारे आपके अगल बगल पास में जो कॉलोनियां होती है जिस तरह से घास निकले रहते हैं, वो ग्रास दूसरे तरह का होता है, वो घास दूसरे तरह का होता है। जैसे कोई जानवर होता है ना, जैसे लोग घर में कुत्ता पालते हैं तो पता चलता है कि वो जर्मन शेफर्ड है, और वो जो है कोई और ब्रांड का कुत्ता है, वो अलग ही ब्रीड का है, वो एकदम इंडियन से अलग ही दिखता है। ऐसे ही फॉरेस्ट वॉरेस्ट का भी है, ठीक है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि फॉरेस्ट मतलब एकदम ऐसा ही दिखेगा। उसी तरह देखिए थॉर्न एंड स्क्रब फॉरेस्ट, कुछ ऐसे जंगल होते हैं जहां पर केवल ऐसे पेड़ आपको देखने के लिए मिलेंगे जिसमें कांटा वाटा इस तरह की चीजें ज्यादा रहती हैं। देख रहे हो, ये भी जंगल है, ये भी जंगल है, ये भी जंगल है, ये भी जंगल है। तो जो भी फॉरेस्ट है और जो भी ग्रासलैंड है, उनका क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का सिंपल सा तरीका होता है कि आप गूगल करिए टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट, और यूट्यूब पर ना सभी अलग अलग टाइप के फॉरेस्ट का आप वीडियो देखिए, आपको बात समझ में आ जाएगी अच्छा ये अलग अलग फॉरेस्ट होता कैसे है। तो फ्यूचर में कभी भी टाइप ऑफ फॉरेस्ट से क्वेश्चन आएगा, आप बहुत इजीली सही कर पाओगे। और फॉरेस्ट के साथ साथ ना प्लीज ग्रासलैंड भी चेक करिए कि किस किस तरह का जो है ग्रासलैंड किस किस तरह का होता है, कि कोई सहारा की तरफ है, कोई अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, एशियन कॉन्टिनेंट में, तो किस तरह का ग्रास होता है। वो भी जब आप वीडियो में देखोगे तो आपको बहुत ढंग से बात क्लियर हो जाएगी, माइंड में एकदम सेट हो जाएगा। तो ग्रासलैंड और फॉरेस्ट का क्वेश्चन आपको प्रिपेयर रखना है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट मीटेरॉइड्स। मीटियोर के बारे में बात हो रहा है, मीटेरॉइड्स मीटियोर के बारे में बात हो रहा है, उल्का पिंडों के बारे में बात हो रहा है, ठीक है, उल्का पिंडों के बारे में बात हो रहा है। दे आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर। गलत, गलत, ये मीटेरॉइड है, उल्का पिंड के बारे में बात हो रहा है। वो जो मार्स और जुपिटर के बीच में मिलता है उसको एस्टेरॉइड कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, वो एस्टेरॉइड है, यहां पर मीटेरॉइड के बारे में बात हो रहा है। इट इज बिलीव दैट दे आर पार्ट ऑफ प्लैनेट विच एक्सप्लोडेड मेनी ईयर्स एगो। नहीं नहीं, दे आर नॉट एस्टेरॉइड्स, ये एस्टेरॉइड नहीं, मीटेरॉइड के बारे में बात हो रहा है। These are small pieces of rock which move around the sun and sometimes they come close to the earth and tend to drop upon it. Yes, option number C is the right answer. Option 1 only C is the right answer. जिनको नहीं समझ में आ रहा है बात, देखो यार एस्टेरॉइड ये है, एस्टेरॉइड बेल्ट ये है जो मार्स और जुपिटर के बीच में तुमको देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है, ये एस्टेरॉइड बेल्ट है। ये टोटली अलग चीज है कंपेयर टू मीटियोर मीटेरॉइड्स, ये टोटली अलग चीज है। तो मार्स और जुपिटर के बीच में हमको एस्टेरॉइड बेल्ट देखने के लिए मिलता है। मीटेरॉइड क्या है, जैसा कि डेफिनेशन कहता है, मीटेरॉइड इज अ स्मॉल रॉकी और मेटालिक बॉडी ऑर्बिटिंग द सन रेंजिंग इन साइज फ्रॉम अ टाइनी डस्ट ग्रेन टू अ स्मॉल एस्टेरॉइड, ठीक है। दे आर प्राइमरली फ्रैगमेंट्स चिप्ड फ्रॉम एस्टेरॉइड्स और कॉमेट्स। तो ध्यान दीजिएगा, मीटेरॉइड अलग चीज है, एस्टेरॉइड अलग चीज है, ठीक है। और यहां जो अभी आप देख रहे हो ये एस्टेरॉइड बेल्ट है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मीटेरॉइड्स क्या है, दे आर फाउंड बिटवीन ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर, नहीं एस्टेरॉइड्स, ठीक है। मीटेरॉइड उसका एक टाइनी पार्टिकल हो सकता है, तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एस्टेरॉइड एंड मीटेरॉइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पॉपुलेशन पिरामिड नैरो एट द बेस एंड हायर इन साइज रिफ्लेक्ट्स डिक्रीज्ड डेथ रेट, सही बात है। इंक्रीज्ड लाइफ एक्सपेक्टेंसी, सही बात है। लो बर्थ रेट, ठीक है। हाई डेथ रेट ऑफ इन्फेंट्स, गलत है, ठीक है। ऑप्शन बी सी डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। थोड़ा सा मैं इसको आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि बेसिकली ये पॉपुलेशन पिरामिड होता क्या है। देखो यार, जो डेवलपिंग कंट्री है ना, जैसे कि मान लो इंडिया हो गया, या जो गरीब देश हैं अफ्रीका वगैरह ले लो, वो सभी डेवलप कर रहे हैं, तो इनके यहाँ जो रेट ऑफ बर्थ है ना, मतलब जिस तादाद पर लोग पैदा होते हैं वो काफी ज्यादा है, लेकिन लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम है। लोग जो है जीते काफी कम है, मतलब लोग 80 साल 90 साल तक नहीं जी पाते हैं, 50 60 70 आते आते लोगों की लग जाती है, मतलब मैक्स टू मैक्स। तो लोग जीते कम है लेकिन बर्थ रेट ज्यादा है। तो इंडिया भी कुछ उसी कैटेगरी में आता है। यहाँ यंग पॉपुलेशन ज्यादा है, भारत में जो युवा है ज्यादा है कंपेयर टू ओल्ड पीपल, क्योंकि लाइफ एक्सपेक्टेंसी अब इंडिया में थोड़ा सा इंप्रूव हो रही है, क्योंकि लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंप्रूव करने के लिए क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होना जरूरी है। तो जिन देशों में भी लोग काफी लंबा लंबा उम्र तक जीते हैं, वहां देखोगे कहीं ना तो कहीं लोग लाइफ में इतना ज्यादा इन्वॉल्व रहते हैं कि वहां पर जो बर्थ रेट वगैरह होता है, जिस दर पर लोग पैदा होते हैं, वो काफी कम हो जाता है। तो उसी का वो पिरामिड चार्ट टाइप का बना हुआ आपको देखने के लिए मिलता है। तो जैसे मान लो ये जो आपके स्क्रीन पर देख रहा है, ये मान लो जापान वगैरह टाइप के कंट्री में है, ठीक है। यहाँ जापान वगैरह टाइप की कंट्री में है कि देखोगे लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऊपर के तरफ भी ठीक ठाक है, मतलब नीचे देखोगे मतलब जो हायर एज के लोग हैं वो भी ठीक ठाक आपको देखने के लिए मिल रहा है।
लेकिन वही जो इंडिया टाइप की कंट्री है, तो ये पॉपुलेशन पिरामिड तुमको कुछ इस तरह का देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि बर्थ रेट लाइफ यहाँ सबसे ज्यादा है। धीरे धीरे जब उम्र बढ़ती जा रही है तो देखोगे लाइफ जो है कम होते जा रहा है, कहने का मतलब पिरामिड पतला होते जा रहा है, एकदम ये कम होते जा रहा है। ठीक है, इन कंट्रीज लाइक इंडिया कुछ इस तरह का पिरामिड हमको देखने के लिए मिलता है। तो ये क्या है, ये ब्रॉड है बॉटम पर, मतलब जो नीचे बेस है ये बहुत चौड़ा है और ऊपर जो बहुत नैरो है, पतला हो गया। लेकिन यहां देखो, यहां क्या बेस नैरो है? नहीं, मतलब बीच में जो सेंटर दिख रहा है, मतलब कि लाइफ जो है ये सबसे ज्यादा ब्रैकेट में ही है, मतलब उसके बाद भी लोग जी रहे हैं ठीक ठाक बर्थ रेट के हिसाब से आप कंपेयर करोगे, तुमको जापान वगैरह में देखने के लिए मिलेगा। तो जैसे ये पिरामिड है, क्या शो कर रहा है? ये शो कर रहा है एक्सपेंसिव पॉपुलेशन पिरामिड। ये इंडिया जैसे देश में आपको देखने के लिए मिलता है। हैव अ ब्रॉड बेस है, जैसा कि चौड़ा है, एंड अ नैरो टॉप, ऊपर पतला हो रहा है, इंडिकेटिंग अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ यंग पीपल एंड हाई बर्थ रेट। यंग पीपल काफी ज्यादा है, हाई बर्थ रेट है, ये देखने के लिए मिलता है। These are typically of developing countries with rapid population growth, such as Africa, South Asia। इस तरह के कंट्रीज हमको देखने के लिए मिलता है, एंड ये हम इंडिया के केस में भी कंसिडर कर सकते हैं। एग्रीकल्चर इंक्लूड्स ग्रोइंग वेजिटेबल्स, बिल्कुल इंक्लूड करता है। पिशीकल्चर मत्स्य पालन के रिगार्डिंग बात हो रहा है, इसको भी किनारे रखते हैं। हॉर्टिकल्चर बिल्कुल इंक्लूड करता है एग्रीकल्चर में। रियरिंग ऑफ लाइव स्टॉक, वैसे तो ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होना चाहिए, लेकिन यहां जब तुम ऑप्शन देखोगे तो तुमको दिखेगा कि ए के साथ सी होना चाहिए, ए के साथ सी होना चाहिए, तो इसमें है, इसमें है। अब तुमको डी और बी के बीच में चुनना है कि एग्रीकल्चर के अंदर तुम क्या लोगे। वैसे तो पशुपालन नहीं आता है, लेकिन कुछ हद तक आता भी है कि जानवर उनवर खेत खलियान में रखे हो, पाल रहे हो, तो उसको इंक्लूड कर सकते हो। पिशीकल्चर, फिश, मछली पालन तो बिल्कुल ही नहीं आता है उसमें। तो ऑप्शन नंबर ए सी डी इज द राइट आंसर, बी गलत है। वेट क्लोथ्स टेक अ लॉन्गर टाइम टू ड्राई ऑन अ ह्यूमिड डे। The rate of evaporation increases on a humid day। ये तो wet cloths take a longer time to dry on a humid day, ठीक है। The rate of evaporation increases on a humid day, और reason false है। A is true but R is false, ठीक है। wet clothes take longer try to dry on humid day, बिल्कुल सही बात है। reason false क्योंकि on humid day evaporation decreases not increases, तो इसीलिए यहां पर A सही है, रीजन गलत है। A is true and R is false। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइग्रेशन हैज नो इफेक्ट ऑन पॉपुलेशन साइज। माइग्रेशन मतलब लोग जब एक एरिया छोड़ के दूसरे एरिया में चले जाते हैं, एक देश छोड़ के दूसरे जगह चले जाते हैं, तो कहा जा रहा है कि प्रवास का जनसंख्या के आकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि जितने लोग प्रवास करके देश से बाहर जाते हैं उतने ही अप्रवासी देश में वापस आ जाते हैं। मतलब यहां से जितने लोग लंदन, अमेरिका, सऊदी और फ्रांस कमाने जा रहे हैं, उतने ही लोग इंडिया में भी आ जाते हैं क्या उनके बदले? नहीं यार, ऐसा नहीं है। कितने तुम देखते, कितने सऊदी अरबिया वाले हैं जो इंडिया में आके कमा रहे हैं, कितने यूएई, कितने अमेरिकन, कितने यूके वाले हैं जो इंडिया में आके कमा रहे हैं, और जब वहां जाओगे तुमको बहुत सारे इंडियंस दिख जाएंगे जो वहां कमाने गए हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 तो गलत है। इंटरनेशनल माइग्रेशन इज लार्जली फ्रॉम द लेस डेवलप्ड नेशंस टू द मोर डेवलप्ड नेशन, बिल्कुल। अंतरराष्ट्रीय लेवल में जो भी माइग्रेशन है, जो डेवलप्ड कंट्रीज है उनमें ज्यादा होता है, लोग लेस डेवलप्ड से मोर डेवलप्ड में जाते हैं। सूडान इज एन एग्जांपल ऑफ कंट्री दैट हैज एक्सपीरियंस्ड अ लॉस इन पॉपुलेशन ड्यू टू इमिग्रेशन। yes, true, option number B and C is the right, so option number 4, only B and C are correct. Next question, the opening time of central government offices in India is 9 AM Indian Standard Time, 9 बजे है, ठीक है। कह रहा है what will be the local time of opening of the central government offices located at 78:30 east longitude near Hyderabad and 92:45 east longitude near Ajwal respective। देखिए, ये टाइम जोन वाला क्वेश्चन मैंने पिछले भी सीटेट के वीडियो में एक्सप्लेन कर रखा है, यहां मैं उतना डिटेल में नहीं एक्सप्लेन करूंगा, शॉर्ट में बात इतना समझ लीजिए। ये रहा ग्लोब, यहां से रहा प्राइम मेरिडियन से इंडिया 5 आवर 30 मिनट अहेड है। 5 आवर 30 मिनट अहेड है, तो जैसे मान लो इंडिया क्या होता है 82°30' पर जो है इंडिया आपको देखने के लिए मिलता है कि इलाहाबाद से होते हुए, काकीनाडा से होते हुए लाइन जो है वो क्रॉस करती है, जो हमारा लॉन्गिट्यूड है वो क्रॉस करता है, ठीक है। जो प्राइम मेरिडियन के बाद जो लॉन्गिट्यूड है वो आपको देखने के लिए मिलता है। तो 82°30' इंडिया का जो लॉन्गिट्यूड है, जहां से IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो बेसिकली करना क्या है, 82°30' से 78°30' को माइनस कर दोगे, और इधर 92°45' से 82°30' माइनस कर दोगे, तो एग्जैक्ट टाइम निकल जाएगा कि 8:44 AM और 9:41 AM रिस्पेक्टिवली। डिटेल्ड में एक्सप्लेनेशन उसी बात का यहां पर दे रखा है। ये 82°30' वही जो लॉन्गिट्यूड है, जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, जो 5 आवर 30 GMT से ऐड हमें देखने के लिए मिलता है। पोलर स्टर्लीज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर मूव टुवर्ड्स द
राइट डायरेक्शन, ठीक है। द अर्थ रोटेटिंग ऑन इट्स एक्सिस अफेक्ट्स द डायरेक्शंस ऑफ द विंड, रीजन तो ठीक है, असर्शन भी ट्रू है, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। किसी को डिटेल में पढ़ना है, कॉरियोलिस इफेक्ट वगैरह पॉज करके पढ़ सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द हीट जोन्स ऑफ द अर्थ। हीट जोन्स ऑफ अर्थ के रिगार्डिंग बात हो रहा है, इसको मैं डिटेल में अभी आगे आपको एक्सप्लेन करूंगा। ऑप्शंस क्या है, ऑल द एरियाज लाइंग बिटवीन द इक्वेटर एंड द आर्कटिक सर्कल आर कॉल्ड टेम्परेट जोन्स, गलत है। द मिड सन नेवर शाइन्स ओवरहेड ऑन एनी लैटिट्यूड बियॉन्ड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ओके, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। एक्सप्लेनेशन यहां पर डिटेल में दिया हुआ है, मैं इसको अभी और डिटेल में आपको समझाऊं उससे पहले आप पहले अगला वाला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और करेक्ट रिगार्डिंग द टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन के रिगार्डिंग क्या होता है, तो पहले तो टेम्परेट जोन क्या है इस बात को भी अभी समझेंगे। इन मीन टाइम ऑप्शन देख लेते हैं। टेम्परेट जोन है मॉडरेट टेम्परेचर, ठीक है, सही बात है। द मिड डे सन नेवर शाइन्स ओवरहेड ऑन एनी लैटिट्यूड इन दिस जोन, ठीक है, सही बात है, ए एंड बी इज द राइट आंसर। इट स्पैन्स बिटवीन आर्कटिक सर्कल एंड इक्वेटर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ओनली, ओनली लिखा हुआ है, नहीं भाई ऑप्शन नंबर सी गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी जहां जहां है पहले तो तुम उसको कट कर दो, प्लस आप टेम्परेट जोन और ये मिड डे सन वगैरह क्या है इस बात को हम समझते हैं। तो ठीक है, ओनली ए एंड बी, ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। एक्सप्लेनेशन कोई चाहे तो पढ़ सकता है। इन मीन टाइम ये देखिए आपके स्क्रीन पर क्या है, ग्लोब है, पृथ्वी है। तो यहां देखोगे ये लाइंस थोड़े ऐसे 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 होके जा रहे हैं, तो भाई ये गोल है ना, तो ऐसे जब काटोगे तो विजुलाइज कर पा रहे होगे, इसलिए ऐसा बना हुआ है। मैप पर शो करने के लिए आपको बीच में दिखा दिया इक्वेटर है, ऊपर की तरफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ऊपर तुमको इस तरह से बना के दिखा दिया, ये एक अलग मैटर है, ठीक है। अदरवाइज बेसिकली ये होता है इस तरह से। तो बीच में इक्वेटर है, ये बात हमको क्लियर है, ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ये बात हमें क्लियर है। ऊपर की तरफ होता है नॉर्थ, इसमें नीचे की तरफ होता है साउथ, ठीक है, नॉर्थ पोल साउथ पोल। तो बीच में क्या है, इक्वेटर 0 डिग्री लैटिट्यूड, ऊपर की तरफ क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, नीचे क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इस एरिया को क्या कहते हैं, टेम्परेट जोन। इस एरिया को क्या कहते हैं, टेम्परेट जोन, ठीक है। अब थोड़ा सा वापस से बात समझते हैं, इस एरिया को कहते हैं टेम्परेट जोन, इस एरिया को कहते हैं टेम्परेट जोन। तो यही बात तो यहां लिखा हुआ है, ये देखो ना, ये आपके स्क्रीन पर ग्लोब है, बीच में इक्वेटर है 0 डिग्री लैटिट्यूड, ठीक है। तो अब यहां पर क्या है, ऊपर है रहा ये लाइन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपको पता होना चाहिए, इंडिया से भी पास होता है। ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और ऊपर जो आर्कटिक सर्कल है, इन दोनों के बीच का जो एरिया है उसको हम टेम्परेट जोन कह रहे हैं। इन दोनों के बीच का जो एरिया है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ये जो है आपका आर्कटिक सर्कल है, उन दोनों के बीच के एरिया को हम क्या कह रहे हैं, टेम्परेट जोन, इसको हम लोग टेम्परेट जोन कह रहे हैं। नीचे भी क्या कह रहे हैं, उसी को हम टेम्परेट जोन कह रहे हैं। ये क्या रहा, ये रहा ट्रॉपिक ऑफ, ये रहा आपके लिए ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। और नीचे एकदम आप एकदम आ जाओगे तो एंटार्क्टिक सर्कल। तो यहां क्या है, इस एरिया को भी हम टेम्परेट जोन कह रहे हैं। ये रहा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, सॉरी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और नीचे रहा आपका जो है एंटार्क्टिक सर्कल, और इन दोनों के बीच का एरिया है टेम्परेट जोन। देखो यहाँ टेम्परेट जोन, यहाँ टेम्परेट जोन, आपको समझाने के लिए मैं ये बात समझा रहा हूं, ठीक है, मतलब बात को विजुलाइज करने के लिए दो मैं फोटोज आपको शो कर रहा हूं। फिर एक चीज और, ये बीच में इक्वेटर है, ऊपर की तरफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, नीचे की तरफ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ये जो बीच का एरिया है इसको क्या कहते हैं, ट्रॉपिकल जोन। ट्रॉपिकल जोन क्यों कह रहे हैं, ऊपर की तरफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, नीचे की तरफ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जो बीच का एरिया है इसीलिए उसको कहा जा रहा है ट्रॉपिकल जोन। तो ये एरिया बेसिकली ट्रॉपिकल जोन है। तो वही जो आपसे पूछ रहा है हीट वगैरह के रिगार्डिंग, कैसे सनलाइट आ रहा है, कि यहां से लेकर इस एरिया को क्या कहते हैं, यहां से लेकर इस एरिया को क्या कहते हैं। जब आप इस बात को समझ जाओगे, ये ग्लोब का जो आपको ये बात समझ में आएगी, तो आप इजीली उस तरह के क्वेश्चंस को कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट वुड यू फाइंड द सी कोस्ट वेयर वास्को ड गामा फर्स्ट लैंडेड आफ्टर डिस्कवरिंग द सी रूट फ्रॉम यूरोप टू इंडिया। केरला, कैलीकट में लैंड किए थे, केरला कैलीकट। जैमोरिन उस समय वहां का प्रतिनिधित्व कर रहा था, वो रिसीव करने आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, an African American refused to give up the seat on a bus to a white man in 1955 and the incident led to the civil right movement in USA. मार्टिन लूथर के बारे में बात हो रही है, सिविल राइट्स मूवमेंट के बारे में। Who was this person? Rosa Parks. Rosa Parks, option number 2 is the right answer. Next, the most distinctive aspect about the tribal societies is that they were very little dash among them. हायरार्की नहीं होती है, जो भी ट्राइबल सोसाइटीज वगैरह होती है वहां पर बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन, हायरार्कियल ऑर्डर इस तरह से नहीं रहता है। तो हायरार्की नहीं रहती है ट्राइबल सोसाइटीज की। एक खास बात ये रहती है, बहुत कम हायरार्की होती है कंपेयर टू जो हिंदू कास्ट सिस्टम है या जो हिंदू व्यवस्था में देखो कि हायरार्की बहुत ज्यादा, ऊंच नीच के बहुत ज्यादा हिसाब किताब आपको देखने के लिए मिलेगा, जो कि ऑफन ट्राइबल सोसाइटीज में लैक करता है, मतलब नहीं रहता है। लैक क्या करता है, नहीं रहता है, बेटर चीज है बल्कि। नेक्स्ट, इन्फोर्समेंट ऑफ लॉज के रिगार्डिंग बात हो रही है। जब कोई कानून ताकतवर लोगों से कमजोर लोगों की रक्षा के लिए बनाया जाता है
तो उसको लागू करना और भी महत्वपूर्ण बन जाता है। कॉमन सेंस वाली बात है, बिल्कुल बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है भाई, बिल्कुल सही बात है। बाजारों में हर जगह केवल मजदूरों के शोषण की संभावना बनी रहती है, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। मतलब आई डोंट थिंक इट्स राइट स्टेटमेंट, ओनली ए इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, द नेशनल मेडिकल कमीशन कोड्स ऑफ मेडिकल एथिक्स स्टेट्स एवरी फिजिशियन शुड प्रिस्क्राइब ड्रग्स दैट कम अंडर जेनेरिक मेडिसिन। जेनेरिक मेडिसिन के रिगार्डिंग आपने सुने होंगे, सभी मेडिकल स्टोर, सभी जो भी गवर्नमेंट में हेल्थ केयर यूनिट्स होते हैं वहां पर जेनेरिक मेडिसिन रखना जरूरी होता है। जेनेरिक मेडिसिन, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, व्हाट वुड यू कॉमनली एसोसिएट गिनिंग मिल विद? गिनिंग मिल कौन सा होता है? कॉटन मिल बेसिकली होता है। आप डिटेल में एक्सप्लेनेशन भी पढ़ सकते हो, उससे बेहतर है ये फोटो देखिए। बेसिकली दिस इज अ गिनिंग मिल, कॉटन जहां पर जो प्रोसेस किया जाता है। ठीक है, ये आप देखोगे गिनिंग मिल यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा कि रुई वगैरह पर किस तरह से जो है काम चल रहा है गिनिंग मिल में। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम्स आर बीइंग यूज्ड इन इंडिया सिंस 2004 फॉर ऑल जनरल इलेक्शन, इट मेनली सेव्स। देखो यार, टाइम वगैरह सेव करता है, ये बात एक तरफ है, एंड ईवीएम पर आजकल अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी अलग अलग डिस्कशन डिबेट भी करती हैं, लेकिन ईवीएम में जो बैलेट पेपर होता है पूरे देश में जब उसमें चुनाव कराया जाए तो जितना पेपर का जो खर्चा आता है लगभग 1.5 लाख पेड़ काटने पड़ते हैं। तो बेसिक वन ऑफ द रीजन तो यही है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट मैकेनिज्म इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री पुट्स अ लिमिट on the powers of government? Multi-party system, presence of pressure groups, regular election, people asserting their rights. People asserting their rights, अपने अधिकारों का दावा करने वाली जनता, वो है जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट के ऊपर दबाव बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मैकेनिज्म इन इसको हमने कर लिया, पीपल असर्टिंग देयर राइट्स, एक्सप्लेनेशन आप रीड कर सकते हो। नेक्स्ट, which among the following statement is are true? Women are emotional in a common gender stereotype. Women are emotional is a common gender stereotype. बिल्कुल सही बात है, बहुत सारी औरतें बिल्कुल इमोशनल नहीं होती हैं, तो कहो कि वुमेन सारी इमोशनल तो जेंडर स्टेरियोटाइप तो है ही। लेकिन फिर भी बहुत सारे पुरुषवादी विचारधारा के लोग होंगे जिनको ये बात समझ में नहीं आ रहा है कि ये बात कहना गलत है कि औरत भावुक होती हैं। जब जिस दिन तुम्हारा कट जाएगा, जब तुमको छोड़ के जाएगी ना, तो तुमको समझ में आएगा कि सारा इमोशन तुम्हारे पास है, उसके पास तो कोई इमोशन था ही नहीं। तो ये एक तरह का स्टेरियोटाइप है। द कंसेप्ट ऑफ प्योरिटी एंड पॉल्यूशन आर एसोसिएटेड विद द कास्ट सिस्टम, ठीक बात है। इंग्लिश इज अ सुपीरियर लैंग्वेज इज अ प्रेजुडाइज्ड स्टेटमेंट, बिल्कुल प्रेजुडाइज्ड स्टेटमेंट है। ये कौन सा बात हुआ कि इंग्लिश एक सुपीरियर लैंग्वेज है? तो मतलब ऐसा तो होना नहीं चाहिए। रिकॉग्निशन ऑफ प्लुरलिटी ऑफ रिलीजियस इज नॉट अ फीचर ऑफ डाइवर्सिटी इन इंडिया, इज नॉट लिखा हुआ है। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए बी सी इज द राइट आंसर, ए बी सी। द कंसेप्ट ऑफ प्योरिटी एंड पॉल्यूशन आर एसोसिएटेड विद कास्ट सिस्टम, सही बात है। वुमेन्स आर इमोशनल इन अ कॉमन जेंडर स्टेरियोटाइप, कॉमन जेंडर स्टेरियोटाइप है, बिल्कुल सही बात है। इंग्लिश इज सुपीरियर लैंग्वेज इज अ प्रेजुडाइज्ड स्टेटमेंट, बिल्कुल सही बात है, प्रेजुडाइज्ड स्टेटमेंट है। तो ऑप्शन नंबर ए बी एंड सी इज द राइट आंसर। अ स्टेरियोटिपिकल व्यू पॉइंट रिगार्ड्स हाउस होल्ड वर्क, एक रूढ़िवादिता धारणा के अनुसार घरेलू काम वुमेन्स के लिए है। घर का काम, चौका बर्तन, कपड़ा धुलना, ये सब क्या एक तरह का स्टेरियोटाइप है, पुरुषों को भी आना चाहिए, करना चाहिए। तो ये वुमेन्स नेचुरल वर्क को दिखा दिया गया कि एक कहीं ना कहीं स्टेरियोटाइप है। वुमेन्स नेचुरल वर्क जो है, हाउस होल्ड वर्क, एक तरह का स्टेरियोटाइप है। Which of the following are features of Indian Constitution? It offer special privileges for the supremacy of the judiciary. नहीं, कोई विशेष प्रिविलेज नहीं दिया जाता है जुडिशियरी को। ये अलग बात है कि कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स जुडिशियरी को इस हिसाब से हैं, जजमेंट वगैरह, रिव्यू वगैरह का तमाम जो विशेष पावर है एक अलग चीज है, लेकिन कोई स्पेशल प्रिविलेज दिया जाए ऐसा नहीं है। इट अडॉप्ट्स यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, बिल्कुल सही बात है। इट गारंटीज क्वालिटी बिफोर द लॉ टू ऑल इट्स सिटीजन, इट गारंटीज इक्वालिटी बिफोर द लॉ टू ऑल इट्स सिटीजन, सही बात है। इट ऑफर्स स्पेशल प्रिविलेज टू द पुअरेस्ट एंड मोस्ट डिसएडवांटेज्ड इंडियंस, बिल्कुल सही बात है। तो बी सी डी रॉन्ग है, ए गलत है, क्योंकि सुप्रीमेसी ऐसी कोई बात नहीं होती है। जुडिशियल इंडिपेंडेंस, रिव्यू का सिस्टम, ये सब एक अलग मसला है। फिर कह रहा है कि आर्टिकल 22 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है फंडामेंटल राइट है, तो क्या चीज बेसिकली वो आपको प्रोवाइड करता है? गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार बिल्कुल है आपका। गिरफ्तारी के लिए 48 घंटों के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने का अधिकार गलत, 24 आवर होता है। गिरफ्तारी अथवा हिरासत में किसी तरह का दुर्व्यवहार से बचने का अधिकार बिल्कुल बिल्कुल है भाई, ठीक है। बच्चों और महिलाओं को गिरफ्तार न किए जाने का अधिकार, तो ऑप्शन नंबर ए एंड सी इज द राइट आंसर, ठीक है। ए इन्फॉर्म करना एंड ये, ठीक है, और ये 24 आवर होगा। और ऐसा कोई नहीं है कि जो वुमेन है, चिल्ड्रेन है, दे आर नॉट टू बी अरेस्टेड। वुमेन पुलिस होती है, चाइल्ड के लिए अलग प्रोटेक्शन का वो हो सकता है, एक अलग मसला है, लेकिन ऐसा नहीं कि उनको अरेस्ट नहीं किया जा सकता है। विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सर्व एज अ गाइड टू द इंडिपेंडेंट इंडियन स्टेट टू इंस्टीट्यूट लॉज एंड पॉलिसीज दैट हेल्प रिड्यूस पॉवर्टी ऑफ द मासेज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डीपीएसपी में तमाम जो है
सरकार को जो है एक निर्देशक सिद्धांत जो आपको देखने के लिए मिल जाता है, डीपीएसपी में सारा दिया हुआ है। किस तरह से सोशल जस्टिस, सोशल सिक्योरिटी, जैसे जैसे गवर्नमेंट का वेल्थ और पावर उस हिसाब से होते जाए तो लोगों को प्रोवाइड करना, ये बातें डीपीएसपी में लिखी हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 द इवैल्यूएशन ऑफ चिल्ड्रन विल बी क्रिएटिव एंड मल्टी डायमेंशनल 360 डिग्री इन अ होलिस्टिक मैनर। बिल्कुल सही बात है। फॉर्मेटिव असेसमेंट इज कॉम्पिटेंसी बेस्ड, इट प्रमोट्स लर्निंग अमंग स्टूडेंट्स। इस बात को समझने के लिए आपको फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट के रिगार्डिंग पता होना चाहिए, प्रीवियसली भी मैं इसको एक्सप्लेन कर चुका हूं। लेकिन ऑप्शन सी एंड डी क्या कह रहा है, मानदंड संदर्भित क्राइटेरिया रेफरेंस असेसमेंट रेफर्स टू हाउ अ स्टूडेंट स्कोर्स इन कंपैरिजन टू अदर स्टूडेंट्स। मतलब ये बात गलत है, ठीक है, एक तरह का कंपैरिजन ये गलत बात है। नॉन रेफरेंस असेसमेंट रेफर्स टू स्टूडेंट स्कोर इन कंपेयर टू प्री डिटरमिन्ड स्टैंडर्ड, बल्कि ये क्राइटेरिया रेफरेंस और ये नॉन रेफरेंस यहां होना चाहिए, यहां होना चाहिए। एक तरह से ऑप्शन नंबर सी एंड डी दोनों गलत है, लेकिन जब आप सी एंड डी दोनों गलत देखोगे तो कोई भी एक ऑप्शन मैच नहीं करेगा, क्योंकि उस हिसाब से फिर ए एंड बी सही होना चाहिए। तो बेस्ट जो ऑप्शन है वो तो ए सही है, क्योंकि जो इनका आंसर किया है तो उसमें तो इन्होंने बेस्ट ऑप्शन के तौर पर ए ही दिया था। लेकिन 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 अगर आप यहां पर एक्सप्लेनेशन देखोगे तो उसके कुछ और पक्ष भी हैं जिसको आप पॉज करके रीड कर सकते हो, लेकिन आंसर की के हिसाब से ऑफिशियली केवल और केवल ए वाला ही सही था। तो मैंने क्या किया है, यहां पर एक्सप्लेनेशन अटैच कर दिया है कि क्या कैसे होना चाहिए, और ऑफिशियली मैंने मेंशन कर दिया है कि एज पर ऑफिशियल की बेस्ट आंसर ए था, बाकी रेस्ट इज अप टू यू हाउ यू कंक्लूड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट शुड बी द सीक्वेंस द स्टूडेंट मस्ट फॉलो टू प्रिपेयर अ प्रोजेक्ट ऑन द थीम रोल ऑफ गवर्नमेंट इन हेल्थ सिस्टम। क्या सीक्वेंस आप फॉलो करोगे? लिखा है फाइंडिंग द स्पेसिफिक सोर्स ऑफ डेटा, ठीक है, प्लानिंग ऑफ एंड कलेक्शन ऑफ डेटा, प्लानिंग ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा, सी फाइंडिंग द स्पेसिफिक सोर्स ऑफ डेटा, ठीक है, डिसाइडिंग द ऑब्जेक्टिव्स, सॉरी डिसाइडिंग द ऑब्जेक्टिव्स पहले होना चाहिए, पहले ऑब्जेक्टिव डिसाइड करो क्या करना चाह रहे हो, प्लान करो कि हाँ कलेक्शन ऑफ डेटा क्या होना चाहिए, फाइंड द स्पेसिफिक सोर्स ऑफ डेटा, फिर फाइनली तुम प्रेजेंट करो लास्ट में प्रेजेंटिंग द डेटा। ए तो कौन सा सही है? बी सी डी ए, बी सी डी ए, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, बी सी डी ए, ऑप्शन नंबर 1 बी सी डी ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following sources will provide primary information to teach about challenges faced by women at workplace? सबसे बेस्ट है पर्सनल इंटरव्यू, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट केस, which of the following methods of teaching social science involves students to go beyond textbook? प्रोजेक्ट वर्क तो है ही, लेक्चर नहीं, क्वेश्चंस बिल्कुल, डेमोन्स्ट्रेशन बिल्कुल, ए सी डी, ऑप्शन नंबर 2 ए सी डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following question will develop critical or logical thinking in students? ओपन एंडेड क्वेश्चन तो बिल्कुल करेगा, क्लोज एंडेड क्वेश्चन तो बिल्कुल नहीं करेगा, ठीक है, एक्सप्लोरेटरी क्वेश्चन तो बिल्कुल करेंगे। तो ए एंड सी तो सही है, बी जहां है वो तो सब एक तरह से गलत ही है, ठीक है। Which one of the following questions will develop critical or logical thinking in closed end क्वेश्चन में नहीं होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर बी गलत है, तो ए सी डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ पीयर असेसमेंट इन इवैल्यूएशन? जब आप कॉलेज में रहोगे, बीएड वगैरह में, जब आप फील्ड ऑब्जर्वेशन, स्टूडेंट इवैल्यूएशन प्रोग्राम वगैरह के लिए जाते हो, तो पीयर ऑब्जर्वेशन किस लिए रहता है? कंस्ट्रक्टिव फीडबैक के लिए रहता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इनेबलिंग स्टूडेंट्स टू लर्न टू असेस एंड प्रोवाइड कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, हमारे कोलीग हमको एक सही फीडबैक देते हैं क्लासेस वगैरह कैसे चल रही है हमारी। During a discussion on the topic how weather forecast help us in a social studies class, a teacher में अलग अलग तरह का ऑप्शन दिया हुआ है। बेस्ट तरीका क्या होगा? Ask student to draw picture of different weather conditions, assign the role of persons involved in different rural and urban professions to student, option number 2 is the right answer। सीधा बात है। During a discussion topic how weather forecasts help us, गांव में जाओ, कोई लोहे का काम कर रहा है, कोई खेती का काम कर रहा है, कोई अलग अलग तरह का जानवर पाल रहा है, वो अलग अलग मौसम में अलग अलग मतलब जो पानी कंज्यूम कर रहा हो सकता है जानवर, गर्मी में ज़्यादा हो, खाने का जो उसका रूटीन है कुछ चेंज हो रहा हो। तो कहने का मतलब ये है कि बेस्ट क्या रहेगा कि भाई समाज में जाइए, अलग अलग प्रोफेशन में देखिए कि वेदर फोरकास्ट कैसे उनको लाइफ को चेंज कर रहा है, प्रभावित कर रहा है। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, एंड सोशल साइंस के क्लास के हिसाब से परफेक्ट तरीका एक रहेगा। Next, while discussing gender roles in the classroom, a teacher should suggest different professions for males and females. नहीं, suggest the same profession. अगर फीमेल्स सिलाई, बुनाई, चौका बर्तन कर सकती हैं तो मेल्स भी वो चीज कर सकते हैं। Offer different type of education to boys and girls, नहीं भाई। Lay emphasis on challenging gender stereotypes in one's everyday life, बिल्कुल सही बात है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, a learner is continuously getting low marks in social science. Which of the following assessment is required to understand the difficulties?
समेटिव असेसमेंट में क्या होता है, एकदम सेशन के एंड में इवैल्यूएट करते हैं हम लोग, सीधे एग्जाम होता है मार्क्स के बेसिस पर। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन क्या होता है, थ्रू आउट एक सतत प्रक्रिया होती है, लगातार डे टू डे बिहेवियर, क्लास में असाइनमेंट, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, आपका वर्बल कम्युनिकेशन, हर लेवल पर आपको इवैल्यूएट किया जाता है। तो ज्यादा बेटर रहता है कि फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। तो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन ज्यादा बेटर रहेगा। तो ऑप्शन नंबर सी एंड डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट क्वेश्चन। नेक्स्ट, अंबिका वांट्स टू टीच हर क्लास about land feature, ocean, current, volcanoes and climate. Which of the following teaching learning material should she choose? वर्किंग मॉडल ले जाइए, मैप ले जाइए, ग्लोब ले जाइए। ग्लोब तो सबसे बेस्ट है अर्थ के रिगार्डिंग आप पढ़ा रहे, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग हिस्ट्री आर टू इलस्ट्रेट द सोर्सेज यूज्ड टू रिकंस्ट्रक्ट हिस्ट्री। सही बात है। अप्रिशिएट द स्किल एंड नॉलेज ऑफ अर्ली सोसाइटी। सही बात है। हरपन सिविलाइजेशन के रिगार्डिंग हम लोग पढ़ते हैं कि पेव्ड रोड थे, नाली वगैरह बनी हुई थी, ये सारा चीज था। Identify archaeological evidences and making deductions from them। बिल्कुल सही बात है। Remember all dates and places and person who details are discussed। नहीं यार, A, B, C is the right answer। Option number 4, A, B, C is the right answer। Next question, cooperative learning and collaborative learning are two different methods of teaching social science। In a classroom, each student prepared a presentation on the theme "Our Food" and contributed to the overall theme। This is an example of collaborative learning। Both option A and B are correct। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए एंड बी बोथ आर करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट, द टीचर टेल्स द स्टूडेंट दैट टेंपरेचर डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन द हाइट। टेंपरेचर इंक्रीज होता है जैसे जैसे आप हाइट पर बढ़ते जाते हो। ठीक है, सही बात है। अप टू सर्टेन लेवल ऑफ द एटमॉस्फेयर, देन द स्टूडेंट सॉल्व्स प्रॉब्लम रिलेटेड टू द टेंपरेचर ऑफ डिफरेंट प्लेसेस लोकेटेड एट डिफरेंट लैटिट्यूड। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कंस्ट्रक्टिव अप्रोच या फिर डिडक्टिव अप्रोच। ऑप्शन नंबर सी, डिडक्टिव अप्रोच। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डिडक्टिव अप्रोच, क्योंकि उसको बात समझ में आ रही है कि हाइट पर जाने के साथ टेम्परेचर गिरता रहता है, तो अलग अलग प्लेसेस का अलग अलग एल्टीट्यूड के हिसाब से टेम्परेचर अगर आप वो करते हो तो एक डिडक्टिव अप्रोच का एग्जांपल है ऑप्शन नंबर 3। सोनू इज विजुअली डिसेबल्ड स्टूडेंट ऑफ क्लास 7th। विद रेफरेंस टू दिस चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द स्टेटमेंट गिवन बिलो। सोशल साइंस टीचर मस्ट मॉडिफाई हर टीचिंग एंड असेसमेंट स्ट्रेटेजीज टू इंक्लूड हिम इन द नॉर्मल क्लास। सही बात है। ही मस्ट बी इन अ स्पेशल स्कूल, मतलब कोई जरूरी नहीं है यार, मतलब नॉर्मल स्टूडेंट के साथ हो सकता है। ऑल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास शुड बी सिंपैथेटिक टुवर्ड्स हिम। नहीं यार, गलत बात है। ही कैन स्टडी इन अ नॉर्मल स्कूल बट शुड बी प्रमोटेड टू द नेक्स्ट क्लास विदाउट एन एग्जामिनेशन। नहीं, ये भी गलत बात है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक है, जैसा कि मैंने बोला। ठीक है, सिंपल सा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। सपोज अ मिडिल स्कूल सोशल स्टडीज टीचर असाइंस अ प्रोजेक्ट वर्क ऑन शिवाजी। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी हाईली रेलेवेंट टू डेवलप अ क्रिटिकल थिंकिंग? प्रेस्क्राइब्ड टेक्स्ट बुक होना चाहिए, क्या ऐसा करेंगे? बुक्स फ्रॉम स्कूल लाइब्रेरी, ठीक है। डिटेल्स फ्रॉम मोर देन वन इंटरनेट वेबसाइट, ठीक है। इंफॉर्मेशन शेयर्ड बाय द टीचर इन क्लास, सही है। इंफॉर्मेशन शेयर्ड इन सोशल नेटवर्किंग एप्लीकेशंस। सपोज अ मिडिल स्कूल सोशल स्टडीज टीचर असाइंस अ प्रोजेक्ट वर्क ऑन शिवाजी। Which one of the following will be highly relevant to develop a critical thinking? Books from school library, B सही है। Details from more than one internet website, सही है। Information shared by teacher in the class, तो ये भी सही है। Information shared in social networking applications, नहीं यार, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से दूर रही है। तो A, B, C, D is the right answer। Prescribed textbook, option number 3, A, B, C, D is the right answer। Next question. Which of the questions or activities promote analytical thinking and creativity? The Harappan civilization settled near which river? ठीक है, near which river, why, what, how, कहीं ना तो कहीं मैटर करता है। Make the map of your house, भाई ये तो सीधा सीधा गलत है यार, ऑप्शन बी इज रॉन्ग, तो ये तो पहले ही कट जाएगा। ठीक है, why are day and night not equal throughout the year? बिल्कुल, क्रिटिकल थिंकिंग प्रमोट करता है। What is the purpose of celebrating festival? बिल्कुल सही बात है। A, C, D is the right answer, option number 2 is the right answer। Next, which of the following could be the aim of a social science teacher? Making a student respond to desired situation, accepting the student as an active learner, option number B। B only is the right answer। बाकी के ऑप्शंस क्यों नहीं है, यहाँ एक्सप्लेनेशन में डिटेल में मैंने ऐड कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following would be correct sequence of steps in the 5E model of lesson plan? Engage, explore, explain, elaborate, evaluate, option number 2 is the right answer। Engage, explore, explain, elaborate, evaluate। Next question, in a classroom concept should be explained to students through the lived experiences of individuals and communities। ये बात बिल्कुल सही है। रीजन क्या कह रहा है? सांस्कृतिक, सामाजिक तथा वर्ग विभेदों पर सामान्य टिप्पणियों से शिक्षण कक्षा में उनके स्वयं के पक्षपातों, रूढ़िवादियों एवं प्रवृत्तियों को उत्पन्न
कर सकती है। हाँ बिल्कुल सही बात है यार, बोथ ए एंड आर, टू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। Explaining about civilization and culture, the teacher tells the children that social studies is related to culture and civilization and at the same time it affirms scientific approach। ठीक है, सही बात है, बात सही है कुछ हद तक। Social science has nothing to do with art, science when combined with society become back। ऑप्शन नंबर रीजन तो बिल्कुल ही गलत है, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। दैट विल बी ऑल। गूगल के प्ले स्टोर में जाइए, डेली बाइट्स का ऐप इंस्टॉल करिए, सभी सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। जब आप डेली बाइट्स का ऐप इंस्टॉल करते हो तो आपको वहां पर सीटेट एस्टेट का पूरा सेक्शन मिल जाएगा, वन ऑफ द बेस्ट नोट्स, वीडियो लेक्चर, मॉक टेस्ट सब कुछ मिल जाएगा एंड टीचिंग फील्ड रिलेटेड एग्जाम के सभी डाउट क्वेरी अपडेट के लिए आप मेरे से इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हो, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या फिर ये यूजर आईडी डायरेक्टली आप इंस्टाग्राम पर सर्च करिए, सभी सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। डू ज्वाइन देम, गॉड ब्लेस यू, बेस्ट विशेस।